गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रणथंबोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सवाईमाधोपुर की तरफ से आपका स्वागत। हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारे अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक यानी इसके मध्य का जो काल है यानी समय है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा था प्रारंभ से 1206 तक, जिसमें हमने महाजनपद काल, फिर विभिन्न राजवंशों के बारे में पढ़ा। उसके बाद विभिन्न जातियाँ, जो विदेशी जातियाँ थी, आक्रांता थे, वो भारत में आए, उनके बारे में पढ़ा। हम उससे आगे पढ़ेंगे जब दिल्ली सल्तनत पर कई विदेशी आक्रांताओं ने, शासकों ने शासन किया, और इसके बाद मुग़ल शासन के बारे में पढ़ेंगे जो 1757 तक चला। 1757 के बाद जैसा कि आपको पता है भारत में अंग्रेज़ों का शासन हो गया। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेज़ों ने बंगाल की दीवानी हासिल कर ली, तब से ही भारत में अंग्रेज़ों का शासन प्रारंभ माना जाता है। तो यानी इस जो समय है बीच में 1206 से 1757 के बीच में हम विभिन्न अंग्रेजी शासन और विभिन्न मुग़ल शासकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भारत में लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए और भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, सामना किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया, उनको हरा के भगा दिया। अमर के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे, मुंबई में है, वहाँ पर हुआ था। किताब फुतूह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा, असफल रहा, खाली रहा। इसके बाद बड़वास, बड़ौच और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। ये आक्रमण भी असफल हुए। तशनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेनानायक मुदाहिरा पराजित हुआ और वह मारा गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ, और बाबा धुरी ने लिखा है कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं हुआ, नहीं कभी सुना गया। वचनामे में उल्लेख है कि काफिरों यानी गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं थे, ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया, और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे उनसे लड़े, इसके कारण इस्लाम की पूरी फौज ही घबरा गई और तार तार हो गई। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा, इस कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमारी जैसिया व साम्राज्ञी रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही कई बार पराजित होना पड़ा। जैसा कि आपको पता है मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज सिंह चौहान ने कई बार हराया था, और अंततः उनको षड्यंत्र पूर्वक उनको पृथ्वीराज चौहान को हराया और उनको मार दिया गया। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई। कई कारण ऐसे रहे जब भारत में मुस्लिम शासकों का शासन प्रारंभ हो गया। इसके उपरांत भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा, और यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत रखा। अब हम देखते हैं इससे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में देखिए, दिल्ली सल्तनत जिसका शासनकाल हम देख सकते हैं 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसके बाद हम जानते हैं कि मुग़ल शासन प्रादुर्भाव में है। मुग़ल शासक जिसकी स्थापना बाबर ने की थी, तो हम इससे पहले पढ़ लेते हैं। यामिनी, इल्बरी या गुलाम वंश। देखिए, सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत में जो शासन हुआ वो यामिनी, इल्बरी या गुलाम वंश। हाँ, सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत पर जिस वंश का प्रादुर्भाव हुआ वह हुआ यामिनी, इल्बरी या गुलाम वंश। सबसे पहले गुलाम वंश आया
जी देखिए, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की 1206 ईस्वी में। कब की? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन का जो शासनकाल रहा वो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा है, यानी इन्होंने लगभग 5 साल तक शासन किया। इनके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर बलबन आदि शासक आए। देखिए पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। कुतुबुद्दीन की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, उसकी जो पहली मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट के द्वारा ही बनाई गई थी। और कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा कराया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। और समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है कि सन 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश शासक बना, जो इस वंश का मुख्य शासक माना जाता है। यह ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता, सवाई माधोपुर से रणथंबोर। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालोर पर भी इसका अधिकार हो गया, यानी इसने इस किले को भी जीत लिया। ग्वालियर और जालोर पर भी इसका अधिकार हो गया। ख्वारज़िम शाह के पुत्र मंगबरनी की सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खान से दुश्मनी मोल नहीं ली। इसके बाद रजिया सुल्तान इस वंश की अगली शासक बनी। यह पहली महिला शासक थी। देख लेते हैं हम। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरपंथियों तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। चूंकि यह महिला थी, इस कारण से अमीरों और तुर्कियों ने इसका विरोध किया। रजिया ने पर्दा त्याग दिया। वो पुरुषों के समान कुबा कोट व कुला टोपी पहनने लगी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत अबिसिनिया निवासी को अमीर अखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क और अमीर और नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के लिए याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया। 1240 ईस्वी के बाद 1242 तक बहराम शाह, 1242 से 1246 तक मैसूर शाह, 1246 से लेकर 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक हुए। नासिरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। देखिए बलबन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका शासनकाल 1265 ईस्वी से 1296 रहा। इसका शासनकाल उलुग खां बलबन इल्तुतमिश के चहलगानी 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। वह 1265 ईस्वी में इस गद्दी पर बैठा। मंगोलों का सामना करने के लिए एक अभियान दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया गया। उसने सिजदा पाबोस सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना की प्रथा को दरबार में शुरू किया। बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लोह और रक्त की नीति अपनाई। उसने एक नीति अपनाई, लोह और रक्त की नीति। याद रखना, बलबन की नीति है ये। जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था, वह बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया और क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन को राजस्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा साधारण
जनता से एक अलग व्यक्तित्व या अलग शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त होता है, जो उसे शासन करने की शक्तियां प्रदान करता है। बलवंत तुर्क अमीरों के विद्रोह से इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून और व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का करना एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना प्रमुख कार्यों में से थे। 1290 ईस्वी में क्यूमर्स को हराकर जलालुद्दीन खिलजी ने अपने आप को शासक घोषित किया और एक नए वंश खिलजी वंश का उदय हुआ। खिलजी वंश, देखिए खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज अली खिलजी था, जो 1290 ईस्वी में शासक बना और इसने 1290 से 1296 तक शासन किया, जो 70 वर्ष का था। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में इसका 1296 में धोखे से हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान बन बैठा। अपने 20 वर्षों के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उन्होंने लूटा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि रणथंभौर का जो आक्रमण था वो असफल रहा। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई और साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित सेना नायक मालिक काफूर का उसे साथ मिला। इस काफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मालिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांडे राज्य पर आक्रमण किए। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा टैक्स या कर पुनर्निर्मित किया गया। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए, जिनमें अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना एवं खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना, दिल्ली में मद्य निषेध, गुप्तचर प्रणाली का गठन, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की। खजाइन उल कुतुब में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा माना है। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सब महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण में था। दीवाने रियासत व्यापार का नियंत्रक कहा जाता था। सहाना या दंडाधिकारी बाजार का दरोगा, मुहत्सिब जनसाधारण का एवं नापतोल का निरीक्षण करता। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर अधिकारी पदों पर संचित कर प्रशासन को ठीक किया। उसने अपनी एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार भी किए। मोलभाव सुनिश्चित करने हेतु सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। सराय ए अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कोश ए सिरी, जिसे कुस्के सिरी भी कहा जाता है, वो बनवाया। इसमें 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम बना। देखिए इसके बाद तुगलक शासनकाल प्रारंभ हुआ। तुगलक वंश आया। इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।